अभी मैंने चेन्नई से बेंगलोर हाईवे का निरीक्षण किया और बेंगलोर रिंग रोड का भी किया और आखिरी में अभी बेंगलोर मैसूर इस हाईवे का मैंने मैसूर तक जाकर निरीक्षण किया है। ये जो बेंगलोर से मैसूर जो स्ट्रेच है ये टोटल 10 लेन का है। उसमें 4 लेन एक तरफ 2 लेन और एक तरफ 2 लेन जो है वो रोड पर जो गांव लगेंगे उनके लिए रखे हुई है। आउट ऑफ 6 लेन एक्सेस कंट्रोल मेन कैरेज वे जो है इज ओनली फॉर डायरेक्ट हाईवे ट्रैफिक और ये 2 लेन जो है ये बीच में लोगों को जहाँ जहाँ जाना है उसके लिए बना है। द प्रोजेक्ट इज ऑफ 117 किलोमीटर्स divided into 2 packages. One is Bangalore to Nidagatta and Nidagatta to Mysore. The total cost of the project is 9,000 crore. और इसका जो डिज़ाइन किया है इसमें 53 किलोमीटर हमने नए रोड बनाए जो बाईपास है, जिसके कारण शहर को छोड़ दिया है। तो स्वाभाविक रूप से जो गांव के अंदर हेवी ट्रैफिक जाता था वो नहीं जाएगा, जिसके कारण ट्रैफिक जाम और एक्सीडेंट के प्रॉब्लम उसमें से सॉल्व होंगे। ये फरवरी 23 तक पूरा काम कंप्लीट करना। अभी मैंने देखा मैसूर के साइड से आते समय कुछ अंडरपास और कुछ काम पेंडिंग है। कॉन्ट्रैक्टर को बताया कि हम लोग फरवरी एंड में प्रधानमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट करेंगे या उनके आदेश से फिर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बुलाएंगे और इसका इनॉग्रेट करेंगे। ये जो 52 किलोमीटर ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है वो भी मैंने आज देखी और वैसे प्रोजेक्ट में काफ़ी मांग जब एमपी एमएलए मंत्री उन्होंने की तो हमने लगभग सभी की बातों को सुना है और जहाँ जहाँ तकलीफ थी वो दूर की है। बाईपास के कारण इसका ट्रैवल टाइम फ्रॉम बेंगलोर टू मैसूर एकदम कम हो जाएगा। मेरे अंदाज से ये कम से कम 1 घंटा 20 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ये होगा डायरेक्ट ट्रैफिक के लिए। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बेंगलोर में काफ़ी कंजेशन है और काफ़ी सैचुरेशन है इंडस्ट्री का, आईटी इंडस्ट्री का। अब इसके साथ बेंगलोर टू मैसूर के बीच में जो सैटेलाइट सिटीज़ है वो राज्य सरकार उसके लिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर के रूप में बाकी दृष्टि से डेवलप करे, उसको कनेक्टिविटी देने का काम हम करेंगे। ये टूरिस्ट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फ्यूल कंजम्पशन भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। कल मैंने एक वॉल्वो कंपनी की स्लीपर कोच बस को लॉन्च किया, तब मैंने उनको सुझाव दिया कि बिजनेस क्लास जैसी सीट बनाकर लोग सोकर अपना लैपटॉप देखते हुए जैसे 2 घंटे 3 घंटे के जर्नी के लिए अगर आए डायरेक्ट बेंगलोर टू मैसूर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारा प्रयास है कि अभी 30 करोड़ व्हीकल देश में है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी मिले इसके लिए कोशिश करेंगे। टूरिस्ट प्लेस जो है मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, कूर्ग, ऊटी और केरला, इसके लिए भी एक्सेस मिलेगा और 1.25 से 1.5 घंटे के अंदर ये प्रवास होगा। इसमें हमने रोड साइड एमिनिटीज़ में भी अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हैं। अभी काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस मैंने देखे हैं और निश्चित रूप से यहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स और यहाँ का फूड आग्रह से वहाँ होगा, इसके लिए हम आग्रह से कोशिश करेंगे। विशेष रूप से हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का सेल के लिए कुछ जगह हमने हर रोड साइड एमिनिटीज़ में रिजर्व रखी है और अगर कर्नाटक की सरकार उसमें अपने कॉरपोरेशन के लिए अगर कुछ जगह चाहती है तो उनको भी देंगे। जो वुडन क्राफ्ट है और हनी है, जो यहाँ की विशेषता है उसके लिए भी मार्केट होगा और यहाँ के फूड के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा। रामनगरम और मंड्या डिस्ट्रिक्ट के लिए इसकी कनेक्टिविटी भी हमने अच्छी सुधारी है और बेंगलोर की जो कंजेशन है उसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो अब धीरे धीरे मैसूर के तरफ शिफ्ट हो सकती है। आज मेरी मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग है तो निश्चित रूप से इस पर मैं उनसे चर्चा करूंगा। ये
इसके कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। बेंगलोर में जो प्रॉब्लम है ट्रैफिक जाम, लैंड की अवेलेबिलिटी, अब यहाँ सस्ती लैंड मिलेगी तो प्लान डेवलपमेंट बेंगलोर और मैसूर के बीच में अच्छी टाउनशिप डेवलप होगी, नई इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री आएगी और रोजगार भी निर्माण होंगे। आईटी इंडस्ट्री बड़े प्रमाण पर यहाँ आ सकती है, राज्य सरकार इसमें सहयोग करेंगे, इसमें हम पूरा उनको सहयोग करेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी आ सकती है और निश्चित रूप से ये एक कर्नाटक के लिए ये हाईवे एक ग्रोथ इंजिन होगा। आज मैंने बेंगलोर की सैटेलाइट टाउन रिंग रोड का भी कुछ पार्ट देखा। ये टोटल जो है ये भारतमाला पर योजना में बेंगलोर को डिकंजेस्ट करने के लिए हम बना रहे हैं। ये टोटल 288 किलोमीटर की लेंथ है, 243 किलोमीटर इन कर्नाटका एंड 45 किलोमीटर इन तमिलनाडु। इसकी कॉस्ट करीब 17,000 करोड़ तक जाएगी और आउट ऑफ 288 किलोमीटर 136 किलोमीटर ऑलरेडी हमने अवार्ड कर दिया है, जिसकी कॉस्ट 6,000 करोड़ रुपए तक जाएगी और 53 किलोमीटर हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। द कॉरिडोर इज डिजाइन फॉर ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, boosting the speed of freight movement and increasing the traffic handling capacity. It will provide safe movement and commercial vehicles without entering in the Bangalore city. ये रोड को हम पूना बंगलोर से जोड़ रहे हैं और पूना का रिंग रोड फिर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से जुटेगा। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुझे मौका मिला मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर्स इन मुंबई। तो स्वाभाविक रूप से ये मुंबई टू बेंगलोर ये जो प्रवास है ये 7 घंटे के अंदर, 6.5 से 7 घंटे के अंदर होगा। और पूना जो है, पूना से बेंगलोर ये 4.5 से 5 घंटे में होगा। तो पूना से फिर हम औरंगाबाद के लिए नया रोड बना रहे हैं और नागपुर से मुंबई समृद्धि महामार्ग बन रहा है। तो औरंगाबाद से जालना हम लोग नया रोड पुणे से औरंगाबाद बना रहे, 2 घंटे में औरंगाबाद होगा। तो धीरे धीरे आपको शिरडी भी जाना होगा तो 6.5-7 घंटे में बेंगलोर से शिरडी तक भी जा सकेंगे। तो आने वाले समय में इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। बेंगलोर का जो रिंग रोड है उसमें हम एक बड़ा लॉजिस्टिक पार्क 1800 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से बना रहे हैं और जिसके कारण आज मैंने देखा हेलीकॉप्टर से कि कंटेनर डेपो भी शहर के अंदर है। तो हमारे यहाँ कोशिश करेंगे कि रेलवे लाइन जहाँ क्रॉस होती है वहाँ अगर कंटेनर और लॉजिस्टिक पार्क एक जगह लाया जाएगा तो आज मैं उसकी भी बात करूँगा। बेंगलोर की सब अर्बन एरिया जो है, होसकोटे, देवनहल्ली, डोड्डाबल्लापुर, रामनगर, कनकपुरा, अनेकल इन कर्नाटका और होसूर तमिलनाडु, इनको ये रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। होसूर में नया एयरपोर्ट एक्सपेक्टेड है, उसकी कनेक्टिविटी भी इसके लिए आसान होगी। इट प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू प्रपोज मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एट दाप्सपेट एंड प्रपोज पुणे बेंगलोर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे को भी इसकी कनेक्टिविटी मिलेगी। द बाईपास विल ऑल्सो इम्प्रूव द पोर्ट कनेक्टिविटी टू चेन्नई पोर्ट एंड कृष्णपट्टनम पोर्ट इन आंध्र प्रदेश। यह आईटी इंडस्ट्री को भी मदद करेगा और निश्चित रूप से इसके जो पैकेजेस हैं उसमें हमने काफ़ी काम कर लिया है। इसके बाजू में जो गवर्नमेंट लैंड होगी उसमें राज्य सरकार भी कुछ डेवलपमेंट करे और लॉजिस्टिक पार्क, कंटेनर डेपो, मल्टी मॉडल हब अगर बनाने के बारे में उन्होंने जगह अवेलेबल कर दी तो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। ये 17,000 करोड़ का टोटल हमारा रिंग रोड है। इसमें 35 किलोमीटर स्ट्रेच तमिलनाडु में है और इसकी टोटल कीमत जो है 17,000 करोड़ है और ये 6 पैकेज में बेंगलोर में है। तो पूरा काम जल्दी करके इसको 24 एंड के पहले पूरा करने की हम कोशिश करेंगे और इससे बेंगलोर का काफ़ी ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन सॉल्व होगा। इसके साथ साथ हम एक प्रोजेक्ट पर और काम कर रहे हैं कि स्काई बस, एक डॉफलमेयर कंपनी है ऑस्ट्रिया की, उन्होंने फिलीपाइंस में हवा में उड़ने वाली डबल डेकर सिस्टम बनाई है, 200 लोग एक समय बैठ सकते हैं। तो उस सिस्टम पर बेंगलोर में कुछ अध्ययन हुआ
आज मुझे उसका प्रेजेंटेशन मिलने वाला है। तो ये प्रोजेक्ट की थोड़ी सी वायबिलिटी भी चेक करके हम हमारे तरफ से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो चेन्नई बेंगलोर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोड है। आज सभी पैकेजेस पे काम शुरू हो रहा है। साधारणतः मार्च 2024 के पहले इसको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। 26 जनवरी की तारीख मैंने दी है, तो ये भी रोड बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। एक हम नया रोड बना रहे हैं जिसमें उत्तर भारत से, यानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, ये पूरा ट्रैफिक जो आता है साउथ में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना, ये मुंबई आता है। मुंबई से पूना जाता है और पूना से कोल्हापुर और पूना से सोलापुर, 2 मार्ग से साउथ में आता है। पर अभी हमने नया निर्णय किया जिसके कारण डायरेक्ट सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और फिर कर्नूल से चेन्नई, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, सब कनेक्टिविटी वहाँ से साउथ की होगी। तो ये करीब 48,000 करोड़ का है और ये सूरत चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे और सोलापुर कर्नूल चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये 6 राज्यों से चल जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। सूरत चेन्नई प्रोजेक्ट 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे, वो टोटल 1270 किलोमीटर है। इसकी 48,000 करोड़ कीमत है। और सोलापुर कर्नूल हाईवे इज एन एक्सिस कंट्रोल कॉरिडोर विथ ए टोटल लेंथ ऑफ 340 किलोमीटर एंड टोटल कैपिटल कॉस्ट इज 11,000 किलोमीटर। तो ये जो 340 किलोमीटर है, ये अभी इसमें से 294 किलोमीटर 10,000 करोड़ के काम अवार्ड हो गए हैं। इट पासेस थ्रू 4 स्टेट्स, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड एपी, आंध्र प्रदेश। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कर्नाटक के जो डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर इन नॉर्थ कर्नाटका, उसमें इसका डेवलपमेंट में बहुत फायदा होगा। इट विल बूस्ट टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज द रीजन ऑफ नॉर्थ कर्नाटका। इट विल कनेक्ट इकोनॉमिक सेंटर्स लाइक चेन्नई, कर्नूल, वायएसआर कडप्पा, कलबुर्गी एंड सोलापुर. It will increase economic activity in underdeveloped region of Karnataka. Work in Karnataka has been divided in 4 packages with total length of 223 km and cost is 9,000 crores. Solapur to Kurnool travel time will be reduced from 10 hours to 4 hours. इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो 16% तक जाती है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में 12% है और चाइना में 8 से 10% है। हमारी कोशिश है कि नए हाईवे बनेंगे इसके कारण, और फ्यूल में अब इथेनॉल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, ये सब का उपयोग हम करने जा रहे हैं, एलएनजी, सीएनजी। तो नेचुरली उसमें भी कॉस्ट कम होगी, समय बचेगा। तो ये सिंगल डिजिट पे लाने की हमारी कोशिश है। सोलापुर और कर्नूल के बीच में भी काफ़ी डेवलपमेंट होगी। न्यू अलाइनमेंट विल रिड्यूस डिस्टेंस फ्रॉम, ये 400 किलोमीटर है सोलापुर से कर्नूल, ये 340 किलोमीटर होगा, यानी 60 किलोमीटर इसमें कम होगा। तो इसमें काफ़ी ग्रीन अलाइनमेंट भी है। ये काफ़ी काम शुरू हो गया है, उसके डिटेल्स मैं अपने इसमें डिटेल में वेबसाइट पे डाल दूंगा। ये पुणे से बेंगलोर जो न्यू ग्रीनफील्ड है, ये प्रपोज हाईवे भारतमाला फेज 2 में है। ये 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे है, 700 किलोमीटर, 500 किलोमीटर विल पास थ्रू कर्नाटका एंड 200 किलोमीटर टू महाराष्ट्र। इसकी कॉस्ट 50,000 करोड़ जाएगी। और मुंबई पुणे एक्सप्रेस से जुड़ने के कारण ये मुंबई, पुणे और बेंगलोर ऐसा हाईवे तैयार होगा। और बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे को भी इसकी कनेक्टिविटी होगी, तो इससे चेन्नई जाने के लिए भी आसान होगा। It will increase economic and industrial activity in developing districts of North Karnataka, Bijapur, Bagalkot, Kopal and Gadak. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट हाईवे है, वो मैं पहली बार बता रहा हूँ, वो है बेंगलोर कड़ाप्पा विजयवाड़ा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। द 342 किलोमीटर लॉन्ग बेंगलोर कड़ाप्पा विजयवाड़ा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर कनेक्टिंग द 2 मेजर सिटीज
of Karnataka and Andhra is being developed at a total capital cost of 14,000 crore. It will reduce the distance between the two cities by about 75 किलोमीटर डिस्टेंस कम करेगा और ट्रैवल टाइम जो है वो भी 5-6 घंटे से वो 3 घंटे तक आएगा. The corridor enhances connectivity to existing and upcoming economic and industrial nodes such as Guntur, Kadapa and Koparthi. Bids for 275 kilometers of the corridor have been invited and the contracts for entire corridor are targeted to be awarded end of 23. The corridor will be open in public by 25-26. This is also one of the important corridor. हम लॉजिस्टिक पार्क भी बना रहे हैं और अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं. मैंने कल ट्रांसपोर्टर को भी रिक्वेस्ट की है कि बेंगलोर टू मैसूर एयर कंडीशन बिजनेस क्लास जैसी सीट बनाकर ये 1.25 घंटे का 1 घंटे का जो 1.25 घंटे का सफ़र होगा ये कंफर्टेबल होगा तो बड़े प्रमाण पर लोग अपनी गाड़ियों के बजाय इसका यूज़ करेंगे जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा. हमने यहाँ 55-52 किलोमीटर रिंग रोड भी बना है. इस साल अनअवॉइडेबल बहुत पानी आया है और जिसके कारण यहाँ काफ़र वाटर लॉगिंग हुआ इस रोड पर. हमने इसका अध्ययन किया है, टेक्निकली भी कर रहे हैं. उसमें जहाँ जहाँ सुधार होगा वो सुधार भी करेंगे. रोड सेफ्टी ऑडिट भी करेंगे. यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए. कुछ कर्व्स बहुत है जहाँ कुछ हुए हैं. मैंने सूचना दी है कि वहाँ लोगों के लिए डेंजरस कर्व ऐसे कुछ और साइनेज लगाने चाहिए ताकि ड्राइवर सावध हो जाएंगे और उसका रोड सेफ्टी ऑडिट भी करेंगे. पानी का जो लॉगिंग हुआ है उसके ऊपर भी हमारी सिस्टम को भी हम चेक करेंगे और पानी कहीं रुकना नहीं चाहिए इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे. पर इस साल जो पानी आया था अनअवॉइडेबल पिछले 10 साल के एवरेज थे वो सब तोड़कर काफ़ी पानी आया था और इसकी समस्या आप लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई. मुझे भी सभी लोग प्रतिनिधियों ने कहा है. अब उसके कारण जो नुकसान हुआ वो विषय हमारे पास तो नहीं आता है, वो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर गौर करेगी. पर बाकी सिस्टम में जो प्रॉब्लम है वो सुधारेंगे. मैं आपको थोड़ा देरी हुई इसलिए क्षमा मांगता हूँ और पत्रकार जो है इसके संबंध में कोई सवाल पूछना चाहते तो मैं उसके जवाब दूंगा. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. देखो, इफ यू वांट गुड रोड यू हैव टू पे फॉर इट. आपको अच्छे रोड चाहिए तो आपको टोल देना पड़ेगा, उसमें बचत होती है. जैसे मैसूर से बेंगलोर पहले जाने के लिए कितना समय लगता था, गाड़ी कितनी चलती थी, गियर कितने बार पलटते थे, फ्यूल कितना खर्चा होता था. तो टाइम और फ्यूल का जो सेविंग है उसमें आपको देना पड़ेगा. हम इतने बड़े बड़े रोड्स बना रहे करोड़ों के, कर्नाटक में 3.5 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं. तो बजट से तो हम काफ़ी लैंड एक्विजिशन करते हैं, पर ये सब पब्लिक पूरे वर्ल्ड में जब एक्सप्रेस हाईवे अमेरिका में भी होंगे तो भी टोल देना पड़ता है. देना पड़ेगा टोल सर, वहाँ सबको देना पड़ेगा, पत्रकारों को भी देना पड़ेगा, कोई सहूलत नहीं मिलेगी. मुझे बहुत बार पूछते हैं कि ये इसको सहूलत मिलेगी तो किसी को सहूलत नहीं मिलेगी. जिसको जिसको रोड एंजॉय करना. आप देखो कितना सुंदर रोड बना है. मैं आज ऊपर से देख रहा था, बहुत सुंदर डिज़ाइन हुआ है. और जब आप बेंगलोर से मैसूर जाओगे तो पक्का मुझे याद करोगे, इतना सुंदर रोड है. और जो बीच में जाने वाला ट्रैफिक है उसको लिए दोनों बाजू में 2 लेन बनाई है. और हमने 52 किलोमीटर बाईपास बनाया, नए रोड बनाए. और इसके ऊपर अभी लैंडस्केपिंग, अच्छे फ्लावर्स, उसके बढ़िया ट्रीज लगेंगी. तो हम उसको और रोड सेफ्टी की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से ठीक से और उसको ठीक करेंगे. Mr. Gadkari sir, see, you announced more than 15 to 20 projects now while addressing the press conference. My question is, though you have expedited the projects across the country, how far you are successful to cut down the escalation of the projects in the country? Because it is hard-earned money of the taxpayer, and the previous governments also, the projects escalated and it was burden to the government. And second thing, from Bangalore to Kanakpura and from Mysore to Coimbatore. See, Coimbatore is another industrial area. Why is that road has been literally stopped? There is no work going on from Mysore to Coimbatore and also from Bangalore to Kanakpura. वो हमने कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस किया है. वो कॉन्ट्रैक्टर सद्भाव करके थे, वो फेल हो गए, उनको टर्मिनेट किया है
और नया रिप्लेसमेंट होगा, वो दोनों रोड का काम पूरा हो जाएगा। एस्केलेशन के बारे में ये पूरे पैकेज जो है ये 17% 18% बिलो गए हैं। दूसरी बात ऐसी है कि इस रोड के बाद जितने स्टेज पर बैठे ये लोग प्रतिनिधि और देवेगौड़ा साहब तक सब ने मुझे आकर इतने अंडरपास, ये एमपी बैठे हैं मैसूर के, इतने अंडरपास मांगे, मैंने लगभग सब दिए। तो कॉस्ट बड़ी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अभी 8 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए मेरे मिनिस्ट्री में, और एक भी कॉन्ट्रैक्टर को मुझे मिलने की जरूरत नहीं पड़ी। देयर इज नो करप्शन, नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। और जहां हमारे यहाँ काम बढ़ता है, एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क बढ़ता है, उसके कारण एस्केलेशन होता है। एक बात जरूर है कि हमें लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस, इसमें काफ़ी दिक्कतें आती है। आज मैंने अथॉरिटी के भी लोगों को चेन्नई बेंगलोर पे कहा, रिक्वेस्ट की, एक साल स्टोन की परमिशन नहीं मिल रही। फिर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री में 1.5 साल अटके हुए प्रपोजल होते हैं। तो नेचुरली आज मैं मुख्यमंत्री के साथ बैठूंगा, वो हमको सहयोग करते हैं। तो इसमें डिले होने के कारण फिर हमको स्वाभाविक रूप से कभी कभी एस्केलेशन देना पड़ता है, पर बाय एंड लार्ज हमारा एस्केलेशन कम है। मैं हर साल 5 लाख करोड़ के काम करता हूँ और एस्केलेशन लगभग नहीं के बराबर है। और अभी हमने टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन इतने अच्छे की है कि हमारे प्रोजेक्ट 38%, 35%, 30% बिलो जाकर काम होता है, और हम क्वालिटी के बारे में काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आपको भी क्वालिटी के बारे में कई गड़बड़ लगती है तो मुझे बताइए। Now, how many projects have been completed on time? Because most of the projects are completed only after 2 मैं years, आपको 3 years. प्रश्न पूछता हूँ कि कौन सा प्रोजेक्ट ऑन टाइम पूरा नहीं हुआ, आप नाम बताइए। No, in case of Bangalore, Mysore, we expected some 1.5 years earlier. सर ऐसा है कि ये पहले प्रोजेक्ट एक पीओटी में दिया गया था, उनसे निकालते निकालते उनका अधिकार था टोल कलेक्ट करने का, उसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस थी। येदुरप्पा जी जो थे तब से मैं, वो मिस्टर किनी करके थे, उनको यही है केनी आप ही है ना, तो फिर वो लीगल कॉम्प्लिकेशंस थे, उसके सबके सॉल्यूशन निकालने पड़े। और निकलने के बाद फिर उसके साथ हमने अलाइनमेंट बदली, 52 किलोमीटर नई अलाइनमेंट की। उसमें फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस के प्रॉब्लम आए। अभी भी 2-3 जगह अंडरपास बनना नहीं, तो लोगों ने काम को रोकने के लिए वहाँ एजिटेशन किया, रोका। तो सबके प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। अब इसलिए ये कॉरिडोर ऐसा है कि ये बिजिएस्ट कॉरिडोर भी है, और दूसरा दोनों बाजू में डेवलपमेंट हो गई है। हमने मैक्सिमम घरों को, बिल्डिंगों को बचाते हुए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए अलाइनमेंट की है। तो अब फरवरी में इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, और इसकी कॉस्ट में ये करीब 18% बिलो जाकर हमने टेंडर दिए थे। एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क जो कुछ जगह हुआ, अंडरपास बने, फ्लाईओवर अलग बने, उसके कारण थोड़ा एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क हुआ है। नहीं, अभी तो मैं बीच में दिल्ली चेन्नई में भी कुछ किलोमीटर बस में गया। यहाँ भी मैंने काफ़ी नज़दीक से हाइट कम रखे हुए एक एक को देखा, और मैंने एक एक चीज़ पूछी। मुझे पूरा आइडिया आया। एक टेकड़ी बनी थी यहाँ बाजू में, तो ये ऊपर क्यों ऐसा बनाया। एक जगह केवल ऐसा ब्रिज बना हुआ, तो बोला वो फॉरेस्ट के लिए बना है। तो लगभग कहाँ बाईपास बन रहा है, कहाँ रोड अलाइनमेंट में 2 और 4 लेन जाने के रखे हुए हैं। अब मेरे लिए इतना तो संभव नहीं है। मैं अब तो बहुत दिनों के बाद बेंगलोर आया हूँ, तो इसका ऐसे मुझे 28 एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ ग्रीन, तो मैं अभी तक वहाँ नहीं जा पाया। दिल्ली मुंबई का मैंने अभी पूरा इंस्पेक्शन नहीं किया। After giving entry of this vehicles, so many accidents will happen in few days only from Bildi to Chatpatna. To eradicate this, we have to do something. We are checking the things. We will make the road safety audit. Anywhere there is a problem with road engineering, we will resolve that. And also, old Bangalore-Mysore road, there are so many pathos are there. You have to solve the problem because it's not a small pathos. It was reported me that the condition of the road is good, but we will verify and we will make it good. हाँ, वन टाइम डेवलपमेंट करेंगे उसका। हाँ मिनिस्टर साहब, हेलो। एनीथिंग मोर सर, हाँ सर, Mysore Bangalore Express Highway naming as the Krishna Chandra Odear. Request from the SM Krishna, he has wrote the letter to you and the Chief Minister of Karnataka. What is your opinion regarding this, sir? उन्होंने पत्र मुझे भेजा है
पर अभी तक हमारी राष्ट्रीय महामार्ग में नाम देने की प्रथा नहीं है, बहुत पहले से उसको बंद किया है। फिर भी मुख्यमंत्री से चर्चा करके प्रधानमंत्री जी की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री जी स्टेट के तरफ से अगर लिखते हैं तो मैं जरूर प्रधानमंत्री की तरफ रिकमेंड करके भेजूंगा। Then regarding the Mandya and Mysore MP, my Mandya MP Malata has several times they alleged that the unscientific road structure has made and has not connected to the either side the rural people. What is the opinion your side, sir? I don't have any opinion. We have already technically verified the things, and if anywhere the specific problem is there from the MP, we can again verify technically. As far as the DPR is concerned, it is to be prepared by the technical committee. Neither I am going to prepare DPR, neither any politician or minister or MP is making DPR. It is by the technical authority. But still, if there are the problem, if the MP have some reservation, we will check the thing and we will rectify if the problem is there. Sir, though you assured you will be providing some space for this cottage industry and promotion of the products, we need at least in 130 kilometer stretch, we need at least one hospital and few basic facilities where the public can utilize it. Actually, On the whole stretch, nothing is there. Actually, frankly speaking, hospital is with the health ministry. Actually, we are giving facility for crane and ambulance. There will be ambulance service and we are also making helipad. So we can make air ambulance by which it can be easy to save the life of the people. Regarding trauma center and hospital, we will use the hospital nearest to our road exactly when there are a lot of cities which are developed, and the state government will facilitate all type of health facility. We will take the patient up to the hospital, and we have some insurance policy also, and we will try to help them. Thank you, sir. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार।